बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसमें बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को 5 स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आपने मटेरियल को डील करना है, उसके बाद फिर आपने लेबर को डील करना है, देन आपने एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड्स को डील करना है, देन आपने वर्क इन प्रोसेस को डील करना है, एंड देन आपने फिनिश्ड गुड्स को डील करना है। और उसके बाद जो आपके पास आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कहा था आप लोगों ने करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अभी आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं ताकि हम फिर इसको स्टार्ट करें आगे फर्दर। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? किसी आपने जो मैंने क्वेश्चन करने को कहा था कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये करने, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो पूछ सकते हैं आप। जी फरवा बेटा, एनी क्वेश्चन? फियाज? जो आपने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई थी उसमें रेवेन्यू सेंटर को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। रेवेन्यू सेंटर बेटा मीन हर वो डिपार्टमेंट जो आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, लाइक आपका सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है उसको रेवेन्यू सेंटर कहते हैं। यानी हर वो डिपार्टमेंट जो चीजों को बेच के आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा वो आपका रेवेन्यू सेंटर है। सिंपल। सर रेवेन्यू का मतलब बता दें। रेवेन्यू बेटा ये चीजें बेचने के बाद आपके पास जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सेल्स की जो अमाउंट होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। मैंने आपको सेल्स और रेवेन्यू का फर्क बताया तो था कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं जब वो चीजों को बेचते हैं तो उसके बाद जो पैसा मिलता है उसको हम सेल्स का पैसा कहते हैं। सर्विसेज होते हैं जब वो कुछ सर्विस देके अपना पैसा जनरेट करते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो सेल्स को भी बेसिकली हम रेवेन्यू ही कहते हैं, वो जो पैसा आप इकट्ठा करते हो किसी चीज को बेचने के बाद जो आपके पास पैसा आता है उसको आप रेवेन्यू बोलते हो। सरमाया किसे हम कहते हैं, सरमाया कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। सर ओके सर। फियाज बेटा कोई क्वेश्चन? सीटीएस स्टेटमेंट के अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नो सर। समझ आ गई कैसे बनानी है? जी सर आ गई। चले मैं आपको भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता भी देता हूँ, आप लोगों को शायद कंफ्यूजन होगी इसका। अगर आप क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक सो कि आप लोगों ने करके नहीं देखे जहां तक मेरा ख्याल है, वरना आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 था ये वाला, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, शायद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने किया होता तो आप मुझे जरूर पूछते हैं। लेकिन उसने पूछा थी कि रिक्वायरमेंट क्या है, नीचे देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी आपने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। सिंपल बेटा, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, मैंने आपको बोला था कि लाजमी नहीं कि आपको पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो बनाने के लिए आएगी पेपर के अंदर। हो सकता है उसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन आपको आ जाए बनाने के लिए, बाकी आपको कुछ ना आए पोर्शन बनाने के लिए। अब मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हम ऐड करते थे परचेजेस को और लेस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो आपके पास जो आंसर निकलता था वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का निकलता था। अच्छा, अब मसला ये है कि जो मटेरियल बेटा आप परचेज करते हैं उसके अंदर बाज दफा उन्होंने कुछ और वैल्यूज भी दी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि आप सपोज एसी खरीदते हो, 80,000 का आपने एसी खरीदा, 80,000 का, उसको लाने के लिए 2,000 रुपये उसके ऊपर आपने रेंट पे किया। तो बेसिकली जब आप अपनी बुक में लिखेंगे तो आपको एसी कितने का पड़ा, आपको जो एसी पड़ा बेटा वो 82,000 का पड़ा। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। इश्क जिनको का शौक हो रहा है ना, ये जो हवावे टीटीआई क्या है, जो भी ये बंदा है, सर ये हमारा सस्ता शाहरुख खान है। मरासीपन जाग रहा लगता है, मुझे लग रहा है ना कुछ लोगों का। नहीं सर ये है कुरैशी मिर्जा है। नहीं, अगर आपने कोई गाना शाना सुनाना है तो सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं, कंपटीशन करवा लेते हैं।
अच्छा, आपको बेटा बता मैं ये रहा था कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप रेंट वगैरह भी पे करते हैं तो वो रेंट भी आपने उसके अंदर लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है मटेरियल की, साथ में उसने आपको परचेजेस भी दी हुई हैं, और साथ में अगर बेटा आप देखें तो यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आप लाजमी पूछते। अच्छा, अब हुआ ये है कि हमारे पास जो मटेरियल कंज्यूम्ड का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, वो फार्मूला ये था कि ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हम ऐड करते थे परचेजेस को, लेस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता था। अब जो परचेजेस वाला चीज है ना, जिसमें हम ऐड परचेजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने इस महीने 20,000 की चीजें परचेज की, लेकिन उसमें से कोई 5,000 की चीजें खराब भी निकल आई, उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। तो बेटा आपने 25,000 ऐड नहीं करना, अगर उसमें से 5,000 की चीजें खराब निकली तो वो आपने वापस भी भेजी हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न भी गिवन है और उसके ऊपर कैरेज भी गिवन है, तो आपने मटेरियल कंज्यूम के अंदर क्या काम करना है, फॉर्मूला वही है। ये देखिए मैं नीचे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 25,000, ऐड किया हमने परचेजेस को, ये देखें 1,25,000 की उसने परचेजेस आपको गिवन की है ऊपर। अगर आप चेक करें तो ये देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला उसने आपको परचेजेस की हुई है 1,25,000 की। लेकिन साथ ही बेटा उसने यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ परचेजेस रिटर्न का, ये देखें 7,000 की। इसका मतलब है कि इसमें से 7,000 की चीजें कुछ खराब निकली हैं। अब ये देखिए उसने यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग की है, 1,25,000 में से उसने 7,000 माइनस करके 1,18,000 लिखा है यहाँ पे। तो अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर परचेजेस रिटर्न गिवन हो तो वो आपने पहले माइनस करनी है, उसके बाद फिर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में उसको ऐड करना है। ये स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पूछना चाहिए था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे पता चलता कि आप लोगों ने वाकई ये क्वेश्चन करके देखा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको ये स्टेप नहीं बताया था मटेरियल कंज्यूम के अंदर। सेकंड बेटा मैंने ये बताया कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं और उसके ऊपर आप कोई रेंट पे करते हैं, तो वो रेंट भी बेटा आपकी पार्ट का हिस्सा है, उस परचेजेस का वो हिस्सा है, वो भी उसमें ऐड करें। जिस तरह मैंने बोला कि 80,000 का आपने एसी खरीदा, उसके ऊपर 2,000 रुपये आपने किराया पे किया, तो एसी आपको 80 का नहीं बल्कि 82,000 का पड़ा। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज आपके बिजनेस के अंदर इन हुई है, उसके ऊपर आपने कैरेज पे की है। तो बेटा ये अंडरस्टूड होगा कि ये कैरेज आपने परचेजेस के ऊपर पे किया है। कोई चीज खरीदी है तो उसके ऊपर आप कैरेज, एक होगा वर्ड यूज कैरेज आउटवर्ड का भी वर्ड यूज होगा, वो आपकी परचेजेस के लिए नहीं होगा। वो आपने कोई चीज सेल की है या आपने कोई चीज बाहर भेजी है तो उसके ऊपर आप कैरेज पे कर रहे हो, उसको हम यहाँ डील नहीं करेंगे मटेरियल के अंदर। तो दो चीजें बेटा इसके अंदर नहीं आई है, अगर परचेजेस रिटर्न है तो उसको परचेजेस में से माइनस करना है, अगर कैरेज भी साथ में गिवन है तो उसको इसमें ऐड कर दें। अगर ये दोनों चीजें गिवन नहीं है तो सिंपल बेटा वही फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें ऐड किया परचेजेस को और लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर आपके पास परचेजेस भी गिवन नहीं है तो ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर दें तो भी मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो लाजमी नहीं कि ये सारी का सारा डाटा आपको गिवन हो, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, अगर रिटर्न गिवन है, प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ सारा कुछ, ये प्लस माइनस जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा लिखा हुआ आपके सामने। ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री थी 25,000, उसमें हमने ऐड किया परचेजेस को, 1,25,000 की मजीद चीजें खरीदी, लेकिन उसमें से 7,000 की खराब निकल आई, उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। तो 1,18,000 की बच गई, उसके ऊपर हमने 3,500 रुपया कैरेज पे किया और लेस कर दिया अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो ये देखिए आपके पास जो आंसर निकला, दिस आंसर इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गई बात की कि अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कैलकुलेट करना है तो इसमें दो चीजें और भी आ सकती हैं, एक जी परचेज सर। रिटर्न का और एक कैरेज इनवर्ड का। अगर है तो कर दें, अगर नहीं गिवन तो जरूरत नहीं है। जी शायद बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम, एनीवन एनी कंफ्यूजन? सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी बाकी लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी फयाज बेटा आवाज सही आ रही है मेरी? जुबैर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नो सर। सर आवाज आवाज- कट रही है आपकी आवाज बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम है। आवाज की प्रॉब्लम है। चले मैं चेक करता हूँ बेटा, एक सेकंड जरा वेट करें, मैं जरा चेक करता हूँ अपना नहीं सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। माइक चेक करता हूँ बेटा, माइट भी नेट का प्रॉब्लम ना आ रहा, मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड वेट करें जरा।
जी बेटा, अब आ रही है आवाज सही? जी सर। सर अभी भी कट रही है। सर कट रही है अभी भी। इस साइड से तो बेटा सिग्नल तो मेरे पास पूरे आ रहे हैं नेट के, मैंने तो अब दोबारा भी इसको रिकनेक्ट किया है। आई थिंक सो कि अभी मैं, मेरा ख्याल आपके साथ मेरी ये चौथी क्लास है, आज सुबह से फोर्थ क्लास है, सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई है अभी। अभी चले, मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मेरी कोशिश है कि मैं इसको मजीद बेहतर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि नेट का इशू है और कोई इशू नहीं है। माइक ठीक है बिल्कुल। यहाँ तक पहले बताया कोई प्रॉब्लम बेटा? सीजीएस कर लेंगे आप, कॉस्ट जी ऑफ सर, गुड्स सोल्ड कर लेंगे? आपको बेटा वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो पूरी की पूरी बनाने के लिए आए। फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें, उसने बोला कि फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटेड टू दिस कंपनी। अब देखिए उसने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, वर्किंग प्रोसेस दिया है, परचेजेस दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दिया, ये मुख्तलिफ डाटा दिया है। चेक करें उसने पूछा क्या, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बेटा इसको बोलते हैं। और आपको ये पता बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहां तक आपने बनानी है स्टेटमेंट? ये मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें आप ऐड करते हैं किसको, लेबर को, और उसमें ऐड करते हैं एफओएच को, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आती है। अब ये पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको नहीं आया, उसने बनाया प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बेटा जहां पे आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई वहां पे आपने क्वेश्चन को खत्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए नीचे उसने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया, इसमें आपने परचेजेस को ऐड किया। आप देखिए इसमें ना तो रिटर्न गिवन है ना फ्रेट गिवन है, सिंपल उसमें से लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसमें आपने ऐड किया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। उसमें बेटा आपने ऐड किया एफओएच कॉस्ट, तो ये देखिए आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहां तक सिर्फ आपने बनाया, स्टेटमेंट वही है जो हमने पढ़ी है 5 स्टेप के अंदर। तो मैं बार बार बेटा यही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट पेपर में बनाने के लिए आए। मैं सिर्फ ये भी कह सकता था कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो आपने सिर्फ यहां तक बनानी थी, यानी मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करना था, और ये वाला जो आंसर था आपका यहां तक आपने बना के कुछ, तो वो आपके पास प्राइम कॉस्ट हो जानी थी। तो ये बेटा हमारा पहला टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर भी दिया हुआ था। अगेन बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, देन फिर मैं आपको इन्वेंटरी की तरफ लेके जाऊंगा जिसमें हमने FIFO LIFO मेथड्स पढ़े थे। वो आपका लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट क्वेश्चंस का, जो हमने असाइनमेंट क्वेश्चंस तक किए थे। उसके बाद फिर देखेंगे फर्दर हमने क्या टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो बात की बात है, लेकिन वहां तक मैंने आपको कोर्स कंप्लीट करवाना है पहले, क्योंकि वो आपको मैंने असाइनमेंट्स के अंदर दिए हुए थे। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए, क्लियर है एनीवन ये एनी तो। कंफ्यूजन? नो सर। ओके चलें बेटा फिर स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। अब जो बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा, अब ये आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लेने हैं बेटा लाजमी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने ये फलां क्वेश्चन किया था, इसमें हमें ये चीज समझ नहीं आई। अच्छा अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको और बताना है, और उसके बाद फिर मैं आगे फर्दर चलूंगा। और वो बेटा टॉपिक सिर्फ ये है कि अंडर अप्लाइड एफओएच और ओवर अप्लाइड एफओएच क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। वो थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, छोटा सा एक फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला आपने सिर्फ याद रखना है, और हो सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन आपको उसके ऊपर भी आपको आ सकता है। अच्छा सबसे पहले अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड एफओएच, ये फार्मूला बेटा आपके पास ये वाला, ये आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। होता क्या है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। हर इनडायरेक्ट कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है वो आपकी एफओएच कॉस्ट आती है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, वो सारी की सारी आपकी एफओएच कॉस्ट में आती है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सपोज करें कि आप एक डाइस बनाते हैं, डाइस के ऊपर जो लकड़ी है वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो नेल्स लगते हैं, उसके ऊपर जो ग्लू लगता है, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम एफओएच के अंदर लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर लिखेंगे। होता ये है कि हम जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होते हैं बेटा, हम इसकी अज्यूम्ड कॉस्ट कैलकुलेट डालते हैं। जब हम साल के स्टार्ट के अंदर बनाते हैं,
हम कहते हैं कि अज्यूम्ड हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल 2020 शुरू हुआ, मैं कहता हूँ जी पूरे साल के अंदर मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि पूरे साल के अंदर मेरा पेट्रोल कितना इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल कितना इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी पूरे साल के अंदर जो पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मशीन के अंदर मैं पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरा इस्तेमाल होगा 70,000 का। ये है आपकी प्रेडिक्टेड एफओएच कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं फॉरकास्टेड एफओएच कॉस्ट, कि आपने फॉरकास्ट किया कि 70,000 रुपया खर्चा आएगा। यहाँ पे बेटा वो वर्ड यूज करेगा अप्लाइड एफओएच। प्रेडिक्टेड कॉस्ट के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, अप्लाइड एफओएच। अच्छा, पूरा साल आपने इस्तेमाल किया, साल के एंड के ऊपर आप सीजीएस बनाने लगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने साल के एंड पे बनाई, पता चला कि 70,000 की बजाय आपका जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ वो 60,000 का इस्तेमाल हुआ। यानी आपने प्रेडिक्ट किया था 70,000 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल होगा, लेकिन जब साल का एंड खत्म हुआ तो जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ, जब हमने प्लस माइनस किया सारे खातों को, तो 60,000 का इस्तेमाल हुआ। तो बताएं ये आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, यानी ये कंपनी के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फेवरेबल है ना। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि 70,000 रुपया खर्चा होना है, लेकिन आपका खर्चा कितना हुआ, 60,000 का हुआ, तो 10,000 की आपको बचत होगी ना, जो आपने प्रेडिक्ट किया था। या आप इस तरह कह लें कि 70,000 मैंने साइड पे करके रख दिया था, जब मैं उसको इस्तेमाल किया, साल खत्म हुआ तो 60,000 उसमें से इस्तेमाल हुआ, बाकी का जो 10,000 था वो मेरे पास बच गया, तो इट्स कॉल्ड फेवरेबल। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखना है, अंडर एंड ओवर अप्लाइड क्या होता है, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखिएगा। अप्लाइड एफओएच कॉस्ट आप इसको आप समझे कि ये आपकी प्रेडिक्टेड एफओएच कॉस्ट है जो फॉरकास्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा था कि 90,000 रुपए का मेरा पेट्रोल इस्तेमाल होगा पूरे साल के अंदर, लेकिन जब मैंने एक्चुअल एफओएच कॉस्ट कैलकुलेट की, एक्चुअल मतलब जो मेरा एक्चुअल में खर्चा हुआ, तो वो कितने का हुआ, 80,000 का मेरा खर्चा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए की मैंने ओवर एस्टिमेशन की। देखिए मैंने क्या लिखा, ओवर अप्लाइड। अप्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि 10,000 रुपया मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये 10,000 रुपया जो आपको बचा है, जो 10,000 आपको बचा है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई, तो वहां प्रॉफिट आपने निकाला, वहां प्रॉफिट निकला आपका 1 लाख रुपया। तो ये 10,000 1 लाख में ऐड होना चाहिए, ये 10,000 1 लाख में से माइनस होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। ऐड होना चाहिए। क्यों ऐड होना चाहिए? क्योंकि हाँ बेटा, क्यों ऐड होना चाहिए? क्योंकि आपने वहां पे जब इनकम स्टेटमेंट बनाई तो वहां आपने 70,000 माइनस किया, मतलब 90,000 माइनस किया था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, 80,000। तो वो जो इनकम स्टेटमेंट आपको शो हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें 10,000 रुपया प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो ये 10,000 रुपया उसमें आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। दोबारा सुने बेटा, ये जो अप्लाइड ये दोनों गिवन होंगे आपको, अप्लाइड भी गिवन होगा, एक्चुअल भी गिवन होगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखिए अप्लाइड आपके पास था 90,000, एक्चुअल में खर्चा हुआ 80,000, इसका मतलब है कि आपने ओवर एस्टिमेट किया। ये देखिए वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, ओवर अप्लाइड, यानी आपने जो एस्टिमेशन की थी वो ओवर कर दी थी। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल चेंज करता हूँ अभी आपके सामने। अब आप देखिएगा, मैं कहता हूँ कि आपके पास अप्लाइड था फॉर एग्जाम्पल 50,000 जो आपने प्रेडिक्ट किया, लेकिन जब एक्चुअल आया तो वो आया 70,000। अब आप मुझे बताएं, आप अंडर अप्लाइड हैं या ओवर अप्लाइड हैं? अब जो अंडर अप्लाइड है। 20,000 आपने जो 20,000 है वो कम प्रेडिक्ट किया या ज्यादा प्रेडिक्ट किया? कम किया। कम प्रेडिक्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर अप्लाइड एफओएच, और वो बेटा आंसर क्या होगा, 20,000। 70,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। जिस तरह यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अप्लाइड एफओएच 90,000, लेस किया एक्चुअल 80,000, तो हमारे पास जो 10,000 था ये हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, और यहाँ बेटा हमने 20,000 क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। यानी आपने कहा था खर्चा होगा 50,000, लेकिन जब एक्चुअल खर्चा हुआ तो वो 70,000 हो गया। अब मुझे बताएं ये प्रॉफिट में ऐड होगा या प्रॉफिट में से माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा, क्योंकि आपने वहां पे खर्चा कम लिखा है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा क्या हो गया, 20,000 ज्यादा हो गया, तो आपने इसको प्रॉफिट में से क्या करना है, माइनस। तो बेटा याद रखने वाली चीज सिर्फ ये है कि अगर आपके पास ओवर अप्लाइड एफओएच आएगा तो इसमें प्रॉफिट में ऐड होना होता है, अगर आपके पास अंडर अप्लाइड एफओएच आएगा तो इसमें प्रॉफिट में से क्या होना होता है, माइनस होना होता है। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी
इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखिएगा, अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे ओवर अप्लाइड एफओएच 10,000। अब नीचे देखिए उसने साथ ही इनकम स्टेटमेंट बनाई है, ये उसके सामने इनकम, ये देखिए। अब नेट प्रॉफिट देखिए बेटा, आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया था यहाँ पे वो आया था 80,000, लेकिन पता चला कि आप पीछे ओवर एस्टिमेट करके आए 10,000 का। तो देखिए उसने क्या किया है, ऐड किया उसने ओवर अप्लाइड एफओएच 10,000। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट 80,000 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। और अगर बेटा यही अंडर अप्लाइड होता 20,000 वाला, तो मैंने क्या करना था, इस 80,000 में से 20,000 को क्या करना था, माइनस करना था, और यहाँ पे आंसर आना था 60,000। तो याद ये रखिएगा, अगर आप ओवर एस्टिमेट करते हैं तो आप इसको ऐड करेंगे सही करने के लिए, अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपको प्रॉफिट सही करने के लिए उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला एक ही है, अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। तो देख लें कौन सी अमाउंट बड़ी है कौन सी अमाउंट छोटी है। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। जी बेटा, एफओएच का समझ आ गया, अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का समझ आ गया? ये माइनस चला, क्या आपने माइनस क्यों करना है, प्लस क्यों करना है? हाँ मैं बता देता हूँ बेटा दोबारा। देखिए मैंने आपको बेटा ये बोला कि जब आपने यहाँ पे एस्टिमेट किया था, देखिए जरा गौर से सुनिएगा बेटा, ये बात इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अप्लाइड एफओएच को आप समझो कि आपका ये एस्टिमेटेड एफओएच है। एस्टिमेटेड मीन अंदाजन कि कितना खर्चा होगा। इसमें से जब एक्चुअल खर्चा आया तो वो आया 80,000। आपने एस्टिमेट किया था मेरा खर्चा आएगा 90,000, लेकिन आपका खर्चा हुआ 80,000, तो 10,000 आपको बच गया ना। तो जो 10,000 बचा इसको प्रॉफिट में ऐड करें ताकि आपका प्रॉफिट मजीद बढ़े, इसलिए प्रॉफिट में इसको ऐड करते हैं। आपने अंदाजा लगाया था कि मेरा खर्चा होगा 50,000, लेकिन आपका खर्चा हो गया 70,000, तो बेटा वो बाकी का जो 20,000 वो आपने प्रॉफिट में से निकाल के आपने पे करना है ना, तो आपका प्रॉफिट में से वो माइनस हो जाएगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ आसान अल्फाज में। आप बजट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अपने घर का बजट बनाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पूरे महीने का खर्चा इस महीने 50,000 रुपया होना है, सारा ग्रोसरी डाल के अपने का 50,000 होना है। अच्छा ये अप्लाइड एफओएच 50,000 रुपये लिखते हैं, अप्लाइड एफओएच। खर्चा होता गया, जब महीना खत्म हुआ तो क्या हुआ, जब महीना खत्म हुआ तो बेटा आपका जो खर्चा है वो हो गया 90,000। एक्सपेक्ट किया था 50,000 होगा, खर्चा कितना हो गया 90,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अंडर एस्टिमेट किया। अब वो जो बाकी का 40,000 है वो आप कहाँ से लेंगे, वो आप अपने सेविंग में से माइनस करोगे ना, जो आपके पास सेविंग पड़ी हुई थी। आपने 40,000 देना तो है, तो आपके पास अगर कोई पहले से पैसे पड़े थे तो उसमें से आपने माइनस करके फिर आपने ये 40,000 पूरा करना है। तो यही बेटा वो चीज है कि प्रॉफिट में से आपको ये माइनस करने पड़ेंगे। अच्छा आपने कहा जी खर्चा मेरा था 50,000, ये अप्लाइड एफओएच है। पूरे महीने में जब आपने खर्चा किया तो खर्चा हुआ आपका सिर्फ 40,000, तो 10,000 आपके पास बच गया। जब ये 10,000 बच गया तो आप इसको कहाँ जमा करवाएंगे, अपनी सेविंग में। तो प्रॉफिट में ये क्या होगा, ये ऐड होगा। अगर पैसे बच जाते हैं तो ऐड होंगे, अगर पैसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से तो माइनस होंगे। जी बेटा आप बोलें, आप समझ आई? अब यहाँ पे देखें जो 10,000 ऐड किया, क्यों ऐड किया, आपने कहा था कि 90,000 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ आपका 80,000, तो 10,000 की आपको बचत हो रही है। तो ये बचत देखिए उसने यहाँ पे आके नीचे प्लस कर दी कि यार कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 80,000 नहीं बल्कि 10,000 इसमें मेरे पास और भी बच गया है, तो 90,000 उसने यहाँ पे जमा कर दिया। जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था बेटा, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई? जी सर आगे समझ आ गई बेटा? बस ये आप कॉन्सेप्ट याद रखें। जी सर। सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। अंडर अप्लाइड, अगर अंडर अप्लाइड आया, अंडर अप्लाइड का मतलब है कि आपने कम सोचा, आपका जो है जो खर्चा है वो मतलब कम अंडर एस्टिमेट किया आपने, तो आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है पूरा करने के लिए। अगर आपके पास ओवर आ गया यानी ज्यादा बच गए पैसे तो आपने उसको प्लस कर देना। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। ओके बेटा, ये था टॉपिक सीजीएस से रिलेटेड। अब आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर लेने हैं। अब जो बेटा हम टॉपिक करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है आपका, बाकी देखेंगे इसके बाद कोई मजीद अगर हमने पढ़ना हुआ, अदरवाइज मेरी तरफ से भी ये लास्ट टॉपिक होगा फिलहाल के लिए, क्योंकि आपके असाइनमेंट के अंदर ये मैंने टॉपिक दिया हुआ था, तो कम से कम हमारे जो असाइनमेंट्स के सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। उसके बाद फिर जो भी यूनिवर्सिटी का सीन हुआ, ओपन होती है बाद में क्लासेस होती हैं नहीं होती, उसके मुताबिक फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओके बेटा, आप लोगों को हमने डिस्कस किया था लाइफो मेथड, फाइफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये मेथड्स क्या होते हैं। इन मेथड्स को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको पहले एक लॉजिक समझाऊंगा
और वो लॉजिक क्या होगी उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये FIFO बहुत आसान है, इसमें कोई बनाना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बनाए भी होंगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन। लेकिन इसके बिहाइंड के ऊपर लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। मैंने आपको बताया था स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है, ये लास्ट क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। सर जो स्टॉक होता है वो कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, बिल्कुल ऐसे और जो ही इन्वेंट्री होता है वो भी अंडर प्रोसेस होता है। फिनिश गुड्स भी होती हैं उसके अंदर, और जो वर्क इन प्रोसेस है वो भी होती है। जो आपकी जी सर। inventory, उसमें आपकी फिनिश गुड्स भी शामिल है और वर्क इन प्रोसेस भी शामिल है। अच्छा, आपकी बेटा इन्वेंट्री को जो मैनेज करने के हैं दो तरीके होते हैं। ये शायद आपकी बुक के अंदर इसके अंदर ना लिखा हो तो आपने ये समझना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एसबी स्टोर की एग्जांपल ले लें। अब उसके अंदर बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। आप देखिए कॉस्मेटिक का सामान भी मिलेगा आपको, वहां पे आपको कपड़े भी मिलेंगे, वहां पे आपको ग्रोसरी का सामान भी मिलेगा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आर देयर। अब हर आइटम का एक स्टॉक भी होता है कि कितनी कितनी चीजें उनके पास पड़ी हुई हैं। इन्वेंट्री को मैनेज करने के दो मेथड है, टू मेथड्स टू मैनेज द इन्वेंट्री। एक तो बेटा हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और एक होता है आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों में फर्क क्या है, पहले इन दोनों का फर्क समझे, उसके बाद फिर मैं लाइफो फाइफो की तरफ जाऊंगा जो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बेटा ये होता है कि इसके अंदर हम इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। इसके अंदर बेटा हम इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आप एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मैंने हर जुमेरात के जुमेरात जाना है और अपने सारे के सारे जो रैक्स हैं वो चेक करने हैं, कौन कौन सी चीज खत्म हो गई है, उसकी लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बनाने के बाद जो जो चीज खत्म हुई होगी मैं उसको ऑर्डर दूंगा और वो चीज मेरे स्टोर रूम में आ जाएगी, एसबी स्टोर में आ जाएगी। यानी आपने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया कि मैंने हर 7 दिन बाद चेक करना है, मैंने हर 15 दिन बाद चेक करना है, या मैंने हर दूसरे दिन चेक करना है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक, टाइम पीरियड के बाद। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो आपका स्टॉक है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो जब आपको बिल मिलता है तो आप उस बिल को कभी चेक करें, उस बिल के ऊपर किस तरह लिखा होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अगर आपने 2 पैकेट शुगर के खरीदे हैं तो लिखा होता है 2 पैकेट शुगर, उसके आगे उसके 1 का रेट लिखा होता है, मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट लिखी होती है। ऐसे ही होता है ना, कोई भी आप पर्ची उठा के देख लें, इवन आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं वहां से मेडिसिन खरीदें तो मेडिसिन के ऊपर भी ऐसे लिखा होता है कि जी फलां मेडिसिन उसकी इतनी गोलियां मल्टीप्लाई बाय ये गोली का रेट मल्टीप्लाई, और आगे उसका रेट लिखा और उसकी अमाउंट, और टोटल बिल आपके पास आ जाता है। अब ये सिस्टम कहलाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें होता क्या है, इस सिस्टम के अंदर बेटा आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके स्टोक के अंदर कितनी चीजें रह गई। अब आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप कहते हैं मुझे फलां गोली चाहिए, तो जैसे ही वो लिखता है वो कहता है यार सर हमारे स्टॉक में सिर्फ 5 गोलियां पड़ी हैं। अब उसको कैसे पता चल गया कि सिर्फ 5 गोलियां पड़ी हैं, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक उसके सामने अपडेट हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन के बाद पता चल रहा है कितने पैकेट चले गए, कितने पैकेट आ गए। इवन कि जब उनके पास स्टॉक आता है तो वो ऐड भी करते हैं कि इतना इतना स्टॉक चला गया, इतना इतना स्टॉक आ गया। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं बोलूं इन दोनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम बेहतर है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, तो कौन सा बेहतर है, पीरियोडिक सिस्टम बेहतर है या परपेचुअल बेहतर है? परपेचुअल बेहतर है बेटा। देखिए पीरियोडिक में नुकसान क्या है, पीरियोडिक में नुकसान बेटा ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने हर जुमेरात की जुमेरात अपने स्टॉक को चेक करना है। अब आपकी एक मेडिसिन है वो मंडे को खत्म हो गई फॉर एग्जांपल, अब बंदा मंडे को लेने आया नहीं अवेलेबल, ट्यूसडे को लेने आया नहीं अवेलेबल, वेडनेसडे को लेने आया वो नहीं अवेलेबल, थर्सडे को आप जाएंगे उसको लिखेंगे, उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको आने में भी 1-2 दिन लगेंगे, यानी पूरा वीक वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो लोग क्या सोचेंगे, यानी अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि यार इस दुकान पे जब भी जाते हैं चीज तो मिलती नहीं, तो मैं किसी और जगह से क्यों ना ले लूं। तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, जब रेपुटेशन डैमेज होगी तो कस्टमर लूज होगा, और जब बेटा कस्टमर लूज होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज बेटर देन द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि परपेचुअल के अंदर आपको हर चीज, हर अपडेशन हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मिल जाती है। इवन आप शाम को एक क्लिक करें आपको पूरे एक स्टेटमेंट निकल आएगी जिस पे लिखा होगा पूरे दिन में कितनी चीजें आपने कितनी सर आवाज ठीक नहीं आ रही। जी सर आवाज नहीं आ रही।
अच्छा चले, आपकी ये वीडियो एंड होने लगी है, आप मुझे दोबारा रीज्वाइन करें, हो सकता है बाद में बेहतर हो जाए। अभी एंड होने लगा तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें और मैं फिर यहीं से स्टार्ट करूँ। आवाज काफी मसला आवाज कर नहीं रही आ रही, है। आवाज कट कट के आ रही है। बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे दोबारा रीज्वाइन करें, मैं इसको आपकी जो वीडियो एंड हो रही है दोबारा ज्वाइन करें मुझे।